आज सुबह से ही ड्रामा और आम आदमी पार्टी की नौटंकी हम सभी टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अगर सही मायने में बोला जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पापों का जो नौटंकी है वो एक ही किस्म का है। आज जिस प्रकार के जो सीन देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो ड्रामा देखने को मिल रहा है, आप याद करिए चंद दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृश्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था। जब राहुल गांधी जी को भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो ठीक इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी नौटंकी करने में लगी थी। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने में लगी हुई थी। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। It seems as if the आम आदमी पार्टी has won the World Cup of corruption. इसमें कोई दोमत नहीं है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। तो यह कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है, ये आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार है। सुबह से हमने देखा कि पहले माताजी ने टीका लगाया और उसके बाद ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। ये पहली बार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के साथ इस प्रकार का ड्रामा हम देख रहे हैं। आप याद करिए नवाब मलिक जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय राउत जी, ये सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे। आप याद करिए जब नवाब मलिक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और जो अपने घर से वो निकले थे तो उनका भी टीका लगाया गया था। संजय राउत जी का भी इसी प्रकार से विदाई की गई थी। और तो और सत्येंद्र जैन जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने उनका स्वागत किया था। मगर इनमें से कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया। हर व्यक्ति आज जेल में। नवाब मलिक भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है और संजय राउत भी घोटाले में जेल में। They went to the jail with a fanfare, but they could not prove that they were not guilty. आज तक उन्होंने ये एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया और नतीजा है कि आज भी वो जेल में बंद है। कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति कभी नहीं कहता है कि मैं भ्रष्ट हूं। जितने भी भ्रष्ट व्यक्ति हैं दुनिया के, वो कहते हैं मैं तो दूध का धुला हुआ, मैं तो पाक साफ हूं जी। ये तो मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव के कारण से झूठे आरोप लगाए गए। और आज आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया भी यही कर रहे हैं। मनीष जी, हमने आपसे 6 सवाल पूछे थे, तकनीकी सवाल, टेक्निकल क्वेश्चंस वर आस्क्ड आउट ऑफ यू। ये जो दारू घोटाला है, शराब घोटाला है, ये जो एक्साइज पे आपने करप्शन किया, उसमें हमने कुछ तकनीकी सवाल पूछा था। हमने ये सवाल पूछा, बार बार पूछा, कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कमीशन लेने के बाद ठेका दिया या नहीं दिया? आपने जवाब नहीं दिया। मनीष जी, हमने दूसरा सवाल पूछा कि कानूनन मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल के सेक्टर में उतारना गैर कानूनी है। आपने मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल की सेक्टर में उतारा नहीं उतारा? आपने उसका जवाब नहीं दिया। हमने सवाल पूछा कि मनीष जी, ये जो एक्साइज पॉलिसी आपकी बनी थी, ये जो दारू घोटाला आपने किया, क्या उससे दिल्ली के राजस्व को, स्टेट एक्सचेकर को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? आपने उसका जवाब नहीं दिया। हमने स्पष्ट सवाल पूछा था, अगर आपकी ये एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी
तो क्या कारण रहा जो आपने एक्साइज पॉलिसी को आनंद फानन में वापस लिया? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इसका भी जवाब नहीं दिया। और हमने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था कि क्या कारण था कि 1.4 करोड़ रुपया आपने इन शराब माफिया ठेकेदारों का माफ किया। किसके कहने पे माफ किया? अपने यारों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया, जबकि ये गैर कानूनी था, ये कैबिनेट से पारित नहीं हुआ था? इसका भी जवाब मनीष जी आपने नहीं दिया। जितने भी तकनीकी सवाल पूछे गए, किसी का जवाब नहीं दिया। मैं विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री, मैं गुजरात जाऊंगा तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अरे जो सवाल भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं उसका जवाब दे दीजिए। यहां वहां की बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आपने और केजरीवाल जी ने मिलकर करोड़ों रुपए का घपला किया है, मोटा माल कमाया है, और इस विषय से आप भली भांति अवगत हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी कि आप वही पार्टी हैं जो पार्टी कभी अन्ना हजारे जी को लेकर आकर जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जिसने ये कहा था वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और पूरे भारतवर्ष में आपने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी नौटंकी पार्टी है कि जो लोग तथाकथित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज वही सबसे कट्टर बेईमान पार्टी बन के उभरी है पूरे भारतवर्ष में। आज वही लोग भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु में स्थापित है। और तो और ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, अन्ना हजारे जी, इनके प्रणेता, जिनको लेकर ये पार्टी शुरू हुई थी, उन्होंने भी चिट्ठी लिख करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने उन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, यहां मीडिया के बंधु मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसी मंच से 3-3, 4-4 स्टिंग ऑपरेशन जो पब्लिक डोमेन में थे उसे हमने जारी किया। स्टिंग ऑपरेशन में जो मोटा माल देने वाले लोग थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से वो तकनीक भी बताया जिस तकनीक के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को करोड़ों करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे दारू के ठेके के एवज में। जब ये सवाल आपने मनीष सिसोदिया जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा तो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके मनीष सिसोदिया बिना जवाब दिए वो चले गए। क्यों चले गए मनीष जी? आपके पास अगर जवाब होता तो आप छोड़ देते, आप जवाब देते, मगर आपने स्टिंग ऑपरेशन का भी जवाब नहीं दिया। कारण क्योंकि आपको भी पता है करप्शन और भ्रष्टाचार तो आपने किया है। आश्चर्य का विषय है, सत्येंद्र जैन के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे थे इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और 2 दिन से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है। मैं आज देश से अपील करता हूं, दारू के ठेकों से पैसा मारने वाला, दारू के ठेकों को बांटते समय भ्रष्टाचार करने वाला, उसकी कंपैरिजन आप महामहिम भगत सिंह से करेंगे, देश पे शहीद होने वाले भगत सिंह से करेंगे, और ये देश सुनता रहेगा। आप लोग विचार करिए, आप सोचिए किस व्यक्ति की कंपैरिजन किस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है। भगत सिंह इज एन इंस्टीट्यूशन, भगत सिंह रिप्रेजेंट सैक्रिफाइस, भगत सिंह हिंदुस्तान का स्वाभिमान है, और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। और भ्रष्टाचार के प्रतीक मनीष सिसोदिया को जिन लोगों ने स्वाभिमान के प्रतीक भगत सिंह के साथ कंपैरिजन किया है, तुलना की है, ये धृष्टता है, ये उचित नहीं है, माफी मांगनी चाहिए। और एक नया प्रचलन आजकल शुरू हो गया है, जब भ्रष्टाचारियों से आजकल सवाल जवाब करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें चिट्ठी भेजी जाती है, तो ये सबसे पहले राजघाट चले जाते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे। आपने कभी सुना है सत्याग्रह ऑन करप्शन? ये भगत सिंह का भी अपमान और महात्मा गांधी का घोर अपमान है
राहुल गांधी भी वहीं गए थे और मनीष सिसोदिया भी वहीं। देयर इज नो डिफरेंस एब्सोल्युटली। कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट नीतियां और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में और उनकी तकनीक में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बंधुगण, मैं आज इतना ही कहूंगा कि ये जो जश्न भ्रष्टाचार मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी का, ये अपने आप में बहुत ही विभत्स है। आज सुबह व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैंने टीवी ऑन किया और तमाम चैनलों पर ये जो महिमा मंडन है भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया का मुझे देखने को मिला। उनका भाषण चल रहा है, मनीष सिसोदिया जी राजघाट जा रहे हैं, माला पहन के ओपन गाड़ी में हाथ हिला हिला के जा रहे हैं। मैं तो देशवासियों से और आप सभी से एक अपील करूंगा, विनम्र अपील करूंगा, लेट्स नॉट ग्लोरीफाई करप्शन। भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कभी नहीं होना चाहिए। इस देश में कोई भी बच्चा यह न समझे कि भ्रष्टाचार के माध्यम से मैं हीरो बन सकता हूं। नो वन इन दिस कंट्री शुड एवर फील दैट आई कैन बी अ ग्लोरियस पर्सनालिटी, आई कैन बी अ हीरो थ्रू करप्शन। और यही चेष्टा आम आदमी पार्टी की है, टू कन्वर्ट अ वाइस इनटू देयर विक्ट्री, जिसमें हमें भाग नहीं लेना है। हमें सच्चाई को उजागर करना है, सच्चाई को दिखाना है। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस? See, as far as the Aam Aadmi Party is concerned, this is their modus operandi. Remember, when Satyendra Jain was arrested, we had the UP elections. And what did Mr. Kejriwal say? Mr. Kejriwal said that the Bharatiya Janata Party is afraid because Aam Aadmi Party is going to sweep the Uttar Pradesh elections. And we saw the way they swept the Uttar Pradesh elections. I'm astonished, I'm really astonished that as yet Mr. Kejriwal and Mr. Sisodia have not come out with a statement that Joe Biden is afraid of them. But very soon, we would be hearing that as well. मैं इस विषय से अभी अवगत नहीं हूं। पूरे विषय को देखने के पश्चात अवश्य इस पे कमेंट करेंगे। और कोई सवाल? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव का सवाल है, वो उनका आंतरिक विषय तो है ही। और मुझे लगता है आप मुझसे जो उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इस पे कोई स्टेटमेंट दूं, हमें शाम तक इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है शशि थरूर जी ही इस पे स्टेटमेंट जारी करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी, किस प्रकार का चुनाव हुआ है, क्या हुआ है, ये सब शशि थरूर जी ही आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे। और दूसरी बात है कि डूबते जहाज का कप्तान कौन बनता है, इस विषय में देश कितना जानना चाहती है, कितना नहीं जानना चाहती है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। A sunken ship, who becomes the captain of the sunken ship? I don't think people are very interested in it. और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो जवाब भी दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कुछ दिनों पहले जब इसी विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले हम बकरा ईद में हलाल होने से बचें, अगर बच जाएंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे, उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था। तो खुद ही वो स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वो बलि का बकरा ढूंढ रही है। तो मुझे तो शक है कि ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश का ठीकरा फोड़ने के लिए जिसको ढूंढ रहे हैं, आज शाम तक हमें मालूम पड़ेगा किसको ढूंढा है। अगर ये दोनों चुनाव के ठीकरे को फोड़ने के लिए किसी का चयन होता है तो वो उनके पार्टी का इंटरनल विषय है।
ये देखिए उनके पार्टी का आंतरिक विषय है, थोड़े मैंने कहा इसका उत्तर दिया है, इंतजार करते हैं, शशि थरूर जी खुद ही बताएंगे। देखिए मुझे तो पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी को कैसे पता होता है कि कौन कब गिरफ्तार होने वाला है। ये तो सबके लिए बोलते रहते, राघव चड्ढा परसों हो जाएंगे, ये कल हो जाएंगे। ये किस प्रकार की राजनीति है? No, I'm not referring to anything as far as investing agencies are concerned. The investing agencies are independent. They will be doing their job. As a political spokesperson, what we are seeing, what we have seen, they're quite similar. We have seen as to how corruption was celebrated by Sanjay Rao. It's almost like a deja vu. I mean, just replace Manish Sisodiya with Sanjay Rao. We saw Sanjay Rao a few days ago. The same fanfare, he used to come out and celebrate corruption. The Aam Aadmi Party is doing the same thing, but in jurisprudence, in legality, you need to have evidence. Celebration does not count. आज सुबह से हम लोग एक ड्रामा, एक पिक्चर देख रहे हैं, भ्रष्टाचार का ड्रामा। उसी को लेके आपके सामने हमारे पूर्व अध्यक्ष और सांसद भाई मनोज तिवारी जी और मौजूद है। आपको संबोधित करेंगे। मेरे साथी भाई हरिवर रघुवंशी जी हैं। मैं सीधा भाई मनोज जी से बात निवेदन करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। फिर सुबह से ड्रामा चल रहा है, फिर आगे पे विचार रखें। मनोज, धन्यवाद हरीश जी, धन्यवाद हरीश जी, धन्यवाद हरिहर जी और मेरे मीडिया के सभी साथी। आज दिल्ली की हवा में प्रदूषण थोड़ा ज्यादा है और वो प्रदूषण में दिल्ली में अपने छल और प्रपंच से सत्ता में आए आम आदमी पार्टी के करप्शन का जहर कुछ ज्यादा दिख रहा है। हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज दिल्ली में सुबह से ही एक ड्रामा चल रहा है और वो एक ऐसे फिल्म की तरह वो ड्रामा लग रहा है जिसको सेलिब्रेशन ऑफ आम आदमी पार्टी करप्शन का नाम दिया जा सकता है। ये सेलिब्रेशन ऑफ आम आदमी पार्टी करप्शन पहली बार हमको ऐसा नजारा दिखा है जहां एक अभियुक्त नंबर, एक आरोपी नंबर 1 को एक सीबीआई कोर्ट बुला रही है, उससे पूछताछ होनी है, उसको अपने अपराध का, अपने पापों का, अपने लूट का जवाब देना है, तो वो एक बड़ी जुलूस निकाल के चलता है। वैसे तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, एक फ्रेज भी है कि जल्दी तेरा जुलूस निकलेगा, लेकिन मैं दिल्ली में देख रहा हूं कि ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी खुद ही अपनी जुलूस निकाल रहे हैं। और उस जुलूस को अगर ध्यान से देखा जाए, टीवी के स्क्रीन पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, तो पूरी दिल्ली हंस रही है कि ये कैसा सेलिब्रेशन, ये कैसा जुलूस। तो हमें उसके भविष्य की एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि आज ये आम आदमी पार्टी जो सरकार है दिल्ली में, उसके भ्रष्टाचारी अपना जुलूस खुद निकाल रहे हैं और याद रहे कल जनता भी इनका जुलूस निकालने वाली है। हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये अपना जुलूस निकाले, वो तो निकाले, लेकिन आज
ये लगातार महापुरुषों का भी अपमान कर रहे हैं। आप देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली के एक मंत्री जो जेल में है, जिनका नाम सत्येंद्र जैन है, और एक उनके जो मंत्री हैं वो शराब घोटाले में आज सीबीआई कोर्ट में पेशी पर है। किसी के भीड़ लगाने से, किसी के जुलूस निकालने से कानून अपना काम नहीं रोकता, लेकिन इनको लगता है कि शायद हम ऐसा कर सकते हैं। और ये दोनों की तुलना उनके नेता अरविंद केजरीवाल किससे करते हैं? शहीद आजम भगत सिंह जी से करते हैं। अरविंद केजरीवाल शहीद आजम भगत सिंह जी की तुलना जेल में बंद भ्रष्टाचार के आरोप में एक मंत्री से करते हैं। अपने भ्रष्टाचार से लगातार कोर्ट में पेशी, लगातार जांच में फंसे हुए अपने एक मिनिस्टर से करते हैं। तब हमें कहना पड़ता है कि 2 नंबरी काम करने वाले लोग जो 1 नंबर के एक्यूज्ड हैं, उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी से करना, ये शहीद आजम भगत सिंह जी का तो अपमान है ही, ये देश की आजादी के उन तमाम महापुरुषों का भी अपमान है। और याद रखिए अरविंद केजरीवाल, याद रखिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे लोग, इसको दिल्ली भी याद रखेंगे और देश भी याद रखेगा, पंजाब भी याद रखेगा। जब इनको जाना है छानबीन पूछताछ के लिए, तो ये भाग करके जाते हैं गांधी जी की समाधि पे। मुझे हंसी आ रही है, जब 2 अक्टूबर आता है तो इनको गांधी जी की समाधि पे जाने का मौका नहीं होता है। जब 2 अक्टूबर को देश के सभी लोग जिनका राजनीति से मतलब नहीं, वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो लगा करके ही सही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन उस दिन इन लोगों को मौका नहीं होता है कि हम जाकर के राजघाट समाधि पर खड़े हो। यहां माननीय एलजी को चिट्ठी लिखना पड़ता है और उनको याद दिलाना पड़ता है उनकी बेशर्मी का। और जब ये फंसते हैं अपने गुनाहों से, भ्रष्टाचार की दलदल में, तो गांधी जी की आड़ लेने पहुंच जाते हैं। इसके पीछे कितना खुफिया, कितना साजिश भरा दिमाग है, हमारे दिल्ली के लोग, हमारे देश के लोग इसको समझ सकते और देख सकते हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो मूल प्रश्न है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मूल प्रश्न क्या ऐसा है? मूल प्रश्न है कि ये शराब घोटाले में जो होलसेल है वो प्राइवेट हाथों में क्यों दे दिया सरकार से निकाल के? इस पे तो गिट्टी बन जाती है, चैनलों पे कोई उनका प्रवक्ता नहीं आता है, खाली कुर्सियां रखी रह जाती हैं। मूल प्रश्न दूसरा ये है कि प्राइवेट शराब दुकान जिसकी लॉटरी निकलनी थी, वो अपने दोस्त माफिया, शराब माफियाओं को दे दिया, इसका जवाब दीजिए। मूल प्रश्न तीसरा ये है कि 2% से 12% शराब का कमीशन बढ़ा दिया, इस पे तो बोलो सर, इस पे तो बोलो आप लोग, अरविंद केजरीवाल उनके गैंग के लोग। लेकिन इन मूल प्रश्नों पर उनका जवाब नहीं आता है। तब मुझे आपको बताना पड़ता है कि तमाम दस्तावेज, आरोपियों के स्टिंग सबके सामने, सबके मोबाइल में, और आते जा रहे, बढ़ते जा रहे स्टिंग। ये चीख चीख के कह रहे हैं
कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने इस शराब घोटाले में एक बड़ा माल खाया है। ये मनोज तिवारी केवल किसी में नहीं कह रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं कह रहा है, कोई दिल्ली का प्रेमी सिर्फ नहीं कह रहा है, कोई दिल्ली का पुजारी सिर्फ ये बात नहीं कह रहा है, ये बात दस्तावेज कह रहे हैं, कागज कह रहे हैं, साक्ष्य कह रहे हैं, सबूत कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज ये अपनी जुलूस निकालने, जनता भी जुलूस निकालने को तैयार है और जनता निकालेगी। इसलिए मुझे सुबह से केजरीवाल जी की हालत पे तरस आ रही है। ऐसा लगता है जैसे ट्विटरवे पे पालथी मार के बैठ गए, हट ही नहीं रहे, सारा काम धाम छोड़ दिया। लगता है एकदम सामने ही आज अपने सभी ट्विटर स्पेशलिस्ट जो इस तरह है सबको बैठाएंगे, अब ये ट्वीट करो, अब ये ट्वीट करो, अब वो ट्वीट करो। अरे क्या ट्वीट करोगे अरविंद केजरीवाल जी? दिल्ली की जनता थूक रही है आपकी इन भ्रष्टाचारियों के मुंह पे। हमारा पूरा विश्वास है कि जीत न्याय की होगी। हमारा पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने दिल्ली का इतना बड़ा विश्वास हासिल करने के बाद दिल्ली को शराब पिलाकर लूटने का काम किया है, उनको न तो दिल्ली की जनता माफ करेगी, न दिल्ली की महिलाएं माफ करेंगी, न दिल्ली की बहनें माफ करेंगी, न दिल्ली का युवा माफ करेगा और न ही दिल्ली के हमारे बड़े बुजुर्ग माफ करेंगे। ये जितना जुलूस निकालना हो निकाल लो, हमें न्याय पे भरोसा है और न्याय जरूर होगा। इन लोगों को सजा भी जरूर मिलेगी, ऐसी हम सबकी भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोशिश। मनोज जी, केजरीवाल की पता है गुजरात में कि मनीष को गिरफ्तार कर लिया और 8 तारीख में नतीजा है गुजरात को बातचीत करके, वो 8 तारीख के बाद मनीष की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और बीजेपी के नंबर्स कम हो रहे थे गुजरात में, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। भाई गुजरात में तो इनकी पॉपुलैरिटी देखी हमने, गए तो थे, इतना टाइम तो था, खोज खोज के एक ऑटो वाला भैया मिला, उसके साथ खाना भी खाए, उसने कहा हम अपने संस्कार में खाना खिला दिए। फिर 5 दिन बाद जाके कहा मोदी जी कुछ धूर्त टाइप के लोग आए थे तो हम उन लोगों को खाना तो खिला दिए लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा, अब हम क्या करें बताओ। हम भी गए थे ऑटो वालों से मिलकर, तो इनका पहले भी टाइम था और बाद में भी टाइम होगा। ये उत्तराखंड भी गए थे, ये गोवा भी गए थे, उत्तर प्रदेश भी गए थे, कहां नहीं गए थे, हर जगह अपनी अपनी जमानतें जब्त करा बैठे। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं चुनाव लोकतंत्र के उत्सव में सब भाग ले। अरविंद केजरीवाल जी आइए, अभी आपका हर जगह सेवा करने को जनता तैयार है। मोहित, थैंक्स। मनोज जी, सवाल यही है कि जब से आपने भी काफी दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जब भी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है स्पेसिफिक सवाल पूछती है एक्साइज पॉलिसी पे, तो आम आदमी पार्टी की भी ये तरफ से कहा जाता है कि एजेंसीज हमारे खिलाफ इस्तेमाल करी जा रही है क्योंकि हम गुजरात में ग्राउंड बना रहे हैं। और अभी भी उनका स्टैंडर्ड इतना यही है कि मनीष सिसोदिया को गुजरात में प्रचार करने से रोका जा रहा है, इसीलिए उनको ये जो है आज बुलाया गया। वो ये तक कह रहे हैं कि आज शायद उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो स्पेसिफिक सवालों पे जवाब नहीं है, लेकिन सिर्फ गुजरात इलेक्शंस को लेके और एजुकेशन को लेके उनका जो है वो आ रहे डिफेंस आ रहे, क्या कहेंगे? देखिए, उनका जो ज्योतिष विद्या है वो तो हमारे पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी दूर तक देख लेते हैं कौन गिरफ्तार कब होने वाला है। शायद उनको उनके पापों की ज्यादा जानकारी होगी, हमें नहीं पता है कब कौन गिरफ्तार होगा, कब कौन छूटेगा। हमें इतना विश्वास है न्याय की जीत होगी। और बाकी उनकी जितनी बातें हैं, बेचारी पॉलिटिक्स से हम क्या कर सकते हैं, उनको जो कहना है कहेंगे ही, लेकिन इन बातों में कोई आधार नहीं है। हमें न्याय पे भरोसा है। क्षेत्र में एक नई आशा, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आज का दिन देश के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब इस विशाल किसान सम्मान सम्मेलन के मंच से आज पुनः माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, हमें संबोधित करेंगे। देवियों सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। त्योहारों की गूंज सुनाई दे रही है चारों तरफ। दिवाली दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आज एक ऐसा अवसर है, इस एक ही परिश्रम में, इस एक ही प्रेमाइसिस में, परिसर में, एक ही मंच पर स्टार्टअप भी है और देश के लाखों किसान भी हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। एक प्रकार से ये समारोह इस मंत्र का जीवंत स्वरूप हमें नजर आ रहा है। साथियों, भारत की खेती के सभी बड़े भागीदार आज रूबरू में और वर्चुअली पूरे देश के हर कोने में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मंच से आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज देश में 600 से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत हो रही है और मैं अभी यहां जो प्रदर्शनी लगी है उसे देख रहा था। एक से बढ़कर एक ऐसी अनेक टेक्नोलॉजी के इनोवेशन वहां है, तो मेरा मन तो कर रहा था कि वहां जरा और ज्यादा रुक जाऊं, लेकिन त्योहारों की सीजन है, आपको ज्यादा रोकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं मंच पे चला आया। लेकिन वहां मैंने ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की जो रचना देखी, उसका एक जो मॉडल खड़ा किया है, मैं वाकई मनसुख भाई और उनकी टीम को बधाई देता हूं। ये किसान के लिए सिर्फ उर्वरक खरीद बिक्री का केंद्र नहीं है, एक संपूर्ण रूप से किसान के साथ घनिष्ठ नाता जोड़ने वाला, उसकी हर सवालों का जवाब देने वाला, उसकी हर आवश्यकता में मदद करने वाला ये किसान समृद्धि केंद्र बना है। साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। मैं इस दिवाली के पहले पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना, मैं सभी
हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप यहां पर उसका जो आयोजन में आया है, मैं उन सबका भी जो हिस्सा ले रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए उन्होंने जो नए नए इनोवेशन किए हैं, उनकी मेहनत कैसे कम हो, उनके पैसों में बचत कैसे हो, उनके काम में गति कैसे बढ़े, उनकी सीमित जमीन में ज्यादा उत्पादन कैसे हो, ऐसे अनेक काम ये हमारे स्टार्टअप वाले, हमारे नौजवानों ने किए हैं। मैं वो भी देख रहा था, एक से बढ़कर एक इनोवेशन नजर आ रहे हैं। मैं ऐसे सभी युवाओं को भी जो आज किसानों के साथ जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका इसमें भागीदार होने के लिए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। ये शुरू हो गया आज। 2014 से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे, कैसे यूरिया की कालाबाजारी होती थी, कैसे किसानों का हक छीना जाता था और बदले में किसानों को लाठियां झेलनी पड़ती थी। ये हमारे किसान भाई बहन 2014 के पहले के वो दिन कभी नहीं भूल सकते। देश में यूरिया के बड़े बड़े कारखाने बरसों पहले ही बंद हो चुके थे, क्योंकि एक नई दुनिया खड़ी हो गई थी। इंपोर्ट करने से कई लोगों के घर भरते थे, जेब भरते थे, इसलिए यहां कारखाने बंद होने में उनका आनंद था। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। नैनो यूरिया कम खर्च में अधिक प्रोडक्शन का माध्यम है। एक बोरी यूरिया, आप सोचिए, एक बोरी यूरिया को जिसके लिए जरूरत लगती है, वो काम हम नैनो यूरिया की एक छोटी सी बोतल से हो जाता है। ये विज्ञान का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, और इसके कारण किसानों को ये यूरिया के बोरे लाना, ले जाना, उसकी मेहनत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और घर में भी जाकर के रखने के लिए जगह, ये सब मुसीबतों से मुक्ति। अब आप आए बाजार में 10 चीजें ले रहे हैं, एक बोतल जेब में डाल दिया, अपना काम हो गया। फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म्स के हमारे अब तक के प्रयासों में आज 2 और प्रमुख रिफॉर्म, बड़े बदलाव जुड़ने जा रहे हैं। पहला बदलाव यह है कि आज से देश भर की 3.25 लाख से अधिक
खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। हमारे किसान भाई बहनों को अब कभी यहां जाओ, फिर वहां जाओ, यहां भटको, वहां भटको, इस सारी झंझट से भी मेरे किसान भाइयों को मुक्ति। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया है, अभी नरेंद्र सिंह जी तोमर बड़े विस्तार से उसका वर्णन कर रहे थे। वो बदलाव है खाद के ब्रांड के संबंध में, उसके नाम के संबंध में, प्रोडक्शन की समान क्वालिटी के संबंध में। अभी तक इन कंपनियों के प्रचार अभियानों के कारण और वहां जो फर्टिलाइजर बेचने वाले लोग होते हैं, जिसको ज्यादा कमीशन मिलता है तो वो ब्रांड ज्यादा बेचता है, कमीशन कम मिलता है तो वो ब्रांड बेचता नहीं है। और इसके कारण किसान को जरूरत के हिसाब से जो गुणवत्ता वाला खाद मिलना चाहिए, वो इन स्पर्धा के कारण, भिन्न भिन्न नामों के कारण और वो बेचने वाले एजेंटों की मनमानी के कारण किसान परेशान रहता था और किसान भी भ्रम में फंसा रहता था। पड़ोस वाला कहता था कि मैं ये लाया, तो उसको लगता है मैं ये लाया हूं, मैंने तो गलती की, अच्छा छोड़ो इसको पड़ा रहने दो, वो मैं नया लाया लेके आता हूं। कभी कभी किसान इस भ्रम में डबल खर्चा कर देता था। डीएपी हो, एमओपी हो, एनपीके हो, ये किस कंपनी से खरीदे, यही किसान के लिए चिंता का विषय रहता था। ज्यादा मसूर खाद के फेरे में कई बार ऐसा भी ज्यादा देना पड़ता था और मान लीजिए उसके दिमाग में एक ब्रांड भर गई है, वो नहीं मिला और दूसरा लेना पड़ा, तो वो सोचता है चलो इसमें जरा पहले 1 किलो उपयोग करता था, अब 2 किलो करूं, क्योंकि ब्रांड दूसरी आई है पता नहीं कैसे, मतलब उसका खर्चा भी ज्यादा हो जाता था। इन सारी समस्याओं को एक साथ एड्रेस किया गया है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। देश में अब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी और ये ब्रांड है भारत। अब देश में यूरिया भारत ब्रांड से ही मिलेगी। जब पूरे देश में फर्टिलाइजर का ब्रांड एक ही होगा तो कंपनी के नाम पर फर्टिलाइजर को लेकर होने वाली मारामारी भी खत्म हो जाएगी। इससे फर्टिलाइजर की कीमत भी कम होगी, खाद तेजी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। साथियों, आज देश में लगभग 85% हमारे जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं। 1 हेक्टर 1.5 हेक्टर से ज्यादा जमीन नहीं है इनके पास। और इतना ही नहीं, समय के साथ जब परिवार का विस्तार होता है, परिवार बढ़ता है, तो उतनी छोटे से टुकड़े के भी टुकड़े हो जाते हैं।
जमीन और छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाती है। और आजकल जलवायु परिवर्तन देखते हैं हम, दिवाली तो आ गई, बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है, प्राकृतिक प्रकोप चलता रहता है। साथियों, उसी प्रकार से अगर मिट्टी खराब होगी, अगर हमारी धरती माता की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, हमारी धरती माता ही बीमार रहेगी, तो हमारी मां, उसकी उपजाऊ क्षमता भी घटेगी, पानी की सेहत खराब होगी, तो और समस्याएं होगी। ये सब कुछ किसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए, अच्छी उपज के लिए हमें खेती में नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना ही होगा। ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति को, ज्यादा टेक्नोलॉजी को खुले मन से अपनाना ही होगा। इसी सोच के साथ हमने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर बल दिया है। आज देश में किसानों को 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं, ताकि उन्हें मिट्टी की सेहत की सही जानकारी मिले। हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी के बीज किसानों को मिले, इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से जागृत प्रयास कर रहे हैं। बीते 7-8 साल में 1700 से अधिक वैरायटी के ऐसे बीज किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं, जो ये बदलती जलवायु परिस्थिति है उसमें भी अपना मकसद पूरा कर सकते हैं, अनुकूल रहते हैं। हमारे यहां जो पारंपरिक मोटे अनाज मिलेट्स होते हैं, उनके बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी आज देश में अनेक हब्स बनाए जा रहे हैं। भारत के मोटे अनाज पूरी दुनिया में प्रोत्साहन पाए, इसके लिए सरकार के प्रयासों से अगले वर्ष पूरी दुनिया में मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। दुनिया भर में हमारे मोटे अनाज की चर्चा होने वाली है। हम मौका आपके सामने है, दुनिया में कैसे पहुंचना है। आप सभी पिछले 8 साल में सिंचाई को लेकर जो कार्य हुए हैं, उससे भी भली भांति परिचित है। हमारे यहां खेतों को पानी से लबालब भरना, जब तक किसान को खेत में सारी फसल पानी में डूबी हुई नजर नहीं आती है, एक भी पौधे की मुंडी अगर बाहर दिखती है तो उसको लगता है पानी कम है, वो पानी डालता ही जाता है, तालाब जैसा बना देता है पूरे खेत को, और उससे पानी भी बर्बाद होता है, मिट्टी भी बर्बाद होती है, फसल भी तबाह हो जाती है। हमने इस स्थिति से किसानों को बाहर निकालने पर भी काम किया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, उस पर बहुत अधिक बल दे रहे हैं। टपक सिंचाई पर बल दे रहे हैं, स्प्रिंकलर पर बल दे रहे हैं। पहले हमारे गन्ना का किसान
ये मानने को तैयार नहीं था कि कम पानी से भी गन्ने की खेती हो सकती है। अब ये सिद्ध हो चुका है, स्प्रिंकलर से भी गन्ने की खेती बहुत उत्तम हो सकती है और पानी बचाया जा सकता है। उसके तो दिमाग में यही है कि जैसे पशु को पानी ज्यादा पिलाया तो दूध ज्यादा देगा, गन्ने के खेत को पानी ज्यादा दिया तो गन्ने का रस ज्यादा निकलेगा। ऐसे ही हिसाब किताब चलते रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में देश की लगभग 70 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। साथियों, भविष्य की चुनौतियों के समाधान का एक अहम रास्ता नेचुरल फार्मिंग से भी मिलता है। इसके लिए भी देश भर में बहुत अधिक जागरूकता आज हम अनुभव कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड में बहुत बड़े स्तर पर किसान काम कर रहे हैं। गुजरात में तो जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर भी इसको लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। बीते वर्षों में प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग को जिस प्रकार नए बाजार मिले हैं, जिस प्रकार प्रोत्साहन मिला है, उससे उत्पादन में भी कई गुना वृद्धि हुई है। साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। साथियों, आज बेहतर और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम खेत और बाजार की दूरी को भी कम कर रहे हैं। इसका भी सबसे बड़ा लाभार्थी हमारा छोटा किसान ही है, जो फल, सब्जी, दूध, मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों से जुड़ा हुआ है। किसान रेल और कृषि उड़ान हवाई सेवा से इसमें छोटे किसानों को भी बहुत लाभ मिला है। ये आधुनिक सुविधाएं आज किसानों के खेतों को देश भर के बड़े शहरों से, विदेश के बाजारों से कनेक्ट कर रही है। इसका एक परिणाम ये भी हुआ है कि कृषि क्षेत्र से एक्सपोर्ट अब उन देश को भी होने लगा है, जहां पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। कृषि निर्यात की बात करें तो भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में है। आज दुनिया के 10 प्रमुख देशों में है। कोरोना की रुकावटों के बावजूद भी 2 साल मुसीबत में गए, उसके बावजूद भी हमारे कृषि निर्यात में 18% की वृद्धि हुई है। गुजरात से बड़े पैमाने पर कमलम फ्रूट, जिसको बाहरी भाषा में ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, भारत में उसको कमलम फ्रूट कह रहे, आज विदेश जा रहा है। हिमाचल से पहली बार ब्लैक गार्लिक का एक्सपोर्ट हुआ है। असम का बर्मीज अंगूर, लद्दाख की खुबानी,
जलगांव का केला या भागलपुरी जरदारी आम, ऐसे अनेक फल हैं जो विदेशी बाजारों को भा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के तहत ऐसे उत्पादों को आज प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब भी बनाए जा रहे हैं, जिसका लाभ किसानों को हो रहा है। साथियों, आज प्रोसेस्ड फूड में भी हमारी हिस्सेदारी बहुत अधिक बढ़ रही है। इससे किसानों को उपज के ज्यादा दाम मिलने के रास्ते खुल रहे हैं। उत्तराखंड का मोटा अनाज पहली बार डेनमार्क में गया। इसी प्रकार कर्नाटक का ऑर्गेनिक जैकफ्रूट पाउडर भी नए बाजारों में पहुंच रहा है। अब त्रिपुरा भी इसके लिए तैयारी करने लगा है। ये बीज हमने पिछले 8 वर्षों में बोए हैं, जिसकी फसल अब पकनी शुरू हो गई है। साथियों, आप सोचिए, मैं कुछ आंकड़े बताता हूं। ये आंकड़े सुनकर के आपको लगेगा कि प्रगति और परिवर्तन कैसे होते हैं। 8 साल पहले जहां 2 बड़े फूड पार्क ही देश में थे, 2 बड़े फूड पार्क, आज ये संख्या 23 हो चुकी है। अब हमारा प्रयास ये है कि किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओ और बहनों के स्वयं सहायता समूहों को भी इस सेक्टर से कैसे अधिक से अधिक जोड़े। कोल्ड स्टोरेज हो, फूड प्रोसेसिंग हो, एक्सपोर्ट हो, ऐसे हर काम से छोटा किसान सीधे जुड़े, इसके लिए आज सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथियों, तकनीक का ये प्रयोग बीज से लेकर बाजार तक पूरी व्यवस्था में बड़े परिवर्तन ला रहा है। हमारी जो कृषि मंडियां हैं, उनको भी आधुनिक बनाया जा रहा है। वही टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान घर बैठे ही देश की किसी भी मंडी में अपनी उपज बेच सके, ये भी ई नाम के माध्यम से किया जा रहा है। ई नाम से अब तक देश के 2.25 करोड़ से ज्यादा किसान और 2.5 लाख से अधिक व्यापारी जुड़ चुके हैं। आपको ये जानकर के भी खुशी होगी कि अभी तक इसके माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लेन देन हुई है। आपने देखा होगा, आज देश के गांवों में जमीन के घर के नक्शे बनाकर किसानों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन सभी कामों के लिए ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। साथियों, खेती को ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को उपयोग को हमारे स्टार्टअप नए युग में ले जा सकते हैं। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप से जुड़े साथी मौजूद हैं। बीते 7-8 सालों में खेती में स्टार्टअप की संख्या, ये भी आंकड़ा सुन लीजिए, पहले 100 थे, 100, आज 3000 से ज्यादा स्टार्टअप खेती में टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप, ये इनोवेटिव युवा, ये भारत की टैलेंट, भारतीय कृषि का, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य नए सिरे से लिख रही है। लागत से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की हर समस्या का समाधान हमारे स्टार्टअप के पास है। अब देखिए, किसान ड्रोन से ही किसान का जीवन कितना आसान होने वाला है। मिट्टी कैसी है, मिट्टी को कौन सी खाद चाहिए, कितनी सिंचाई चाहिए, बीमारी कौन सी है, दवाई कौन सी चाहिए,
इसका अनुमान ड्रोन लगा सकता है और आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। दवाई का स्प्रे करना है तो ड्रोन उसी हिस्से में स्प्रे करता है जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है। इससे स्प्रे और खाद की बर्बादी भी रुकेगी और किसान के शरीर पर जो केमिकल गिरता है उससे भी मेरा किसान भाई बहन बच जाएगा। भाई और बहनों, आज एक और बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र मैं आप सभी किसान साथियों, हमारे इनोवेटर्स के सामने जरूर करना रहूं। आत्मनिर्भरता पर इतना बल मैं क्यों दे रहा हूं और खेती की, किसानों की इसमें क्या भूमिका है, ये हम सबको समझ करके मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। आज सबसे अधिक खर्च जिन चीजों को आयात करने में हमारा होता है वो खाने का तेल है, फर्टिलाइजर है, कच्चा तेल है। इनको खरीदने के लिए ही हर साल लाखों करोड़ रुपए हमारे दूसरे देशों को देना पड़ता है। विदेशों में जब कोई समस्या आती है तो इसका बुरा असर हमारे यहां पर भी पड़ता है। अब जैसे पहले कोरोना आया, हम मुश्किलें झेलते झेलते दिन निकाल रहे थे, रास्ते खोज रहे थे। अभी कोरोना तो पूरा नहीं हुआ तो लड़ाई छिड़ गई। और ये ऐसी जगह जहां हम बहुत सी बातें वहां से खरीदते थे, जहां से ज्यादा हमारे पास जरूरतें थी, वही देश लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। उन ऐसे ही देशों पर इन लड़ाई का प्रभाव भी ज्यादा हुआ है। अब खाद को ही लीजिए, यूरिया हो, डीएपी हो या फिर दूसरे फर्टिलाइजर, ये आज दुनिया के बाजारों में दिन रात इतनी तेजी से महंगे होते जा रहे हैं, इतना आर्थिक बोझ पड़ रहा है जो हमारे देश को झेलना पड़ रहा है। आज हम विदेशों से 75-80 रुपये किलो के हिसाब से यूरिया खरीदते हैं, लेकिन हमारे देश के किसान पर बोझ न पड़े, हमारे किसान, उन पर कोई नया संकट न आए, जो 70-80 रुपये में हमारा यूरिया हम आज बाहर से लाते हैं, हम किसानों को 5 या 6 रुपये में पहुंचाते हैं भाइयों, ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को कष्ट न हो, किसानों को कम कीमत में खाद मिले। इसके लिए इस वर्ष अब इसके कारण सरकारें खजाने पर बोझ आता है, कई कामों को करने में रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। इस वर्ष लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार का सिर्फ ये यूरिया के पीछे हमको लगाना पड़ रहा है। भाई और बहनों, आयात पर हो रहे खर्च को कम करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब ने मिलकर के संकल्प करना ही होगा। हम सब ने मिलकर के उस दिशा में चलना ही होगा। हम सब ने मिलकर के विदेशों से खाने के लिए चीजें लानी पड़े, खेती के लिए चीजें लानी पड़े, इसमें से मुक्त होने का संकल्प करना ही पड़ेगा। कच्चे तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए बायोफ्यूल इथेनॉल पर बहुत अधिक काम आज देश में चल रहा है। इस काम से सीधे किसान जुड़ा है, हमारी खेती जुड़ी हुई है। किसान की उपज से पैदा होने वाले इथेनॉल से गाड़ियां चले और कचरे से, गोबर से बनने वाली बायोगैस से बायो सीएनजी बने, ये काम आज हो रहा है। खाने के तेल की आत्मनिर्भरता के लिए हमने मिशन ऑयल पाम भी शुरू किया है। आज मैं आप सभी किसान साथियों से आग्रह करूंगा
कि इस मिशन का अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। तिलहन की पैदावार बढ़ाकर हम खाद्य तेल का आयात बहुत कम कर सकते हैं। देश के किसान इसमें पूरी तरह सक्षम है। दालों के मामले में जब मैंने 2015 में आपको आह्वान किया था, आपने मेरी बात को सर आंखों पे उठा लिया था और आपने करके दिखाया था। वरना पहले तो क्या हाल था, हमें दाल भी विदेशों से ला करके खानी पड़ती थी। जब हमारे किसानों ने ठान लिया तो देखते ही देखते दाल का उत्पादन लगभग 70% तक बढ़ाकर दिखा दिया। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। आजादी के अमृत काल में खेती को हम आकर्षक और समृद्ध बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ सभी मेरे किसान भाइयों बहनों को, सभी स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों, बहुत अरसे से जो एक्सरसाइज चल रही थी, कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया, भाई वॉल्यूम बढ़ा दो ना इसका, कि मेरा वॉल्यूम बढ़ाऊं। थोड़ा पीछे ले जाओ, थोड़ा पीछे। मैं बता रहा था कि करीब 2 साल से कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव की एक्सरसाइज पहले से शुरू हुई थी। उसके बाद में कोविड आया और वो पूरी जो प्रोसेस है थोड़े समय के लिए डीरेल हुई। बाद में वापस उसने पिकअप किया और पिछले 6 महीने के अंदर उसमें बहुत बड़ा मोमेंटम आया। सब मेंबर्स बने, पूरे देश के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसमें प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, ऐसे सब पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। मेंबर की प्रोसेस आगे बनाने की प्रोसेस आगे चली। डेलीगेट चुने गए और डेलीगेट की उस प्रक्रिया जो है, भैया आप लोग बंद करो बातचीत करने का यार। हेलो, तो देश में हर एक ब्लॉक के अंदर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक एक प्रदेश डेलीगेट चुना जाता है, जिसको कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर वोट देने का अधिकार होता है। वो डिस्ट्रिक्ट में भी वोट देते हैं, वो प्रदेश में भी देते हैं, और वो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के उसमें भी वोट देते हैं, और AICC के सेशन के अंदर भी वो लोग भाग लेते हैं उस पर से। वो प्रक्रिया पूरी चली और उस प्रक्रिया के तहत लगभग 9,000 से 9,900 के करीब डेलीगेट पूरे देश में से चुने गए। और हर एक डेलीगेट को, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट चुनने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है उसके चुनाव के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव करने के लिए हमने पूरा प्रोग्राम वर्किंग कमेटी के सामने पेश किया
वर्किंग कमेटी ने उसको अप्रूव किया और उस हिसाब से ये पूरा कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव का कार्यक्रम को उसको इम्प्लीमेंट किया गया। आज का दिन पूरे देश के अंदर चुनाव का दिन था। जो डेलीगेट चुने गए थे उन्होंने सबने वोट डाले थे। करीब 9,500 डेलीगेट्स ने अपने वोट डाले। 9,900 में से 9,500 लोगों ने अपने वोट डाले। करीब करीब 96% वोटिंग हुआ है। छोटे छोटे जो स्टेट है वहाँ पर जहाँ 25 वोट है, 22 वोट है, 30 वोट है, ऐसे छोटे छोटे जो संघ प्रदेश है उनमें 100% वोटिंग हुआ है। उसमें बड़े जो स्टेट है उसमें भी 95। ये सब प्रोविजनल डेटा दे रहा हूँ, आपको फुल डेटा कल मिलेंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज 90% से ऊपर पोलिंग सभी जगह पे हुआ गया है। हमारी सबसे संतोषजनक बात यह है कि सभी राज्यों में 36 जगह के ऊपर जो पोलिंग बूथ हुए स्टेट के अंदर, वहाँ से कोई भी एडवर्स इंसिडेंस का एक भी इंसिडेंस हमारे हुआ नहीं है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिकली बिल्कुल ओपन प्रोसेस के साथ में मीडिया के सामने सब चीज़ ओपन होते हुए और करते हुए पूरी इलेक्शन की प्रोसेस शांतिपूर्ण हिसाब से की जा रही है। जो कोई ऐसा बोलता है कहे कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है वो कांग्रेस पार्टी ने आज फिर से एक बार प्रूव करके दिया है। जो दूसरी पार्टी उससे सबक लेना चाहे तो ले सकती है। मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ कि सभी राज्यों से चुनाव के जो आंकड़े हैं अभी आ रहे हैं और आएंगे, उसमें 3 बैलेट बॉक्स आ गए हैं हमारे पास में। एक तो दिल्ली के 2 बैलेट बॉक्स अभी आके जमा करके गए दिल्ली स्टेट के। एक यहाँ का है। यहाँ पर जो AICC का जो बूथ था उसके अंदर 87 लोगों ने वोट मतदान किया है यहाँ पर। जितने वर्किंग कमेटी के मेंबर थे वो, बाहर से जो लोग आए थे वो लोग AICC के बूथ के अंदर। और यात्रा के अंदर का जो बूथ अलग से लगा था पोस्टल बैलेट के हिसाब से वहाँ पर दिया गया था। यात्रा में 50 लोगों ने वहाँ मतदान किया है। यात्रा के अंदर राहुल जी ने भी मतदान किया। यहाँ AICC के बूथ में हमारे प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी, प्रियंका जी, श्री चिदम्बरम जी और काफ़ी सीनियर लीडर सब ने यहाँ पर है तो पोलिंग किया है। पूरी प्रोसेस कैमरा के सामने ओपन थी। हमने 5-7 कैमरामैन को अलाउ किया था सुबह से लेकर शाम तक, और उनके सामने है तो पूरी वोट डालने की प्रक्रिया वहाँ पर है तो उन्होंने अपने उसमें रिकॉर्ड की गई है। और मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा इंसिडेंस है जो कैमरा के सामने फुल व्यू के साथ उनके अंदर से वोटिंग है तो डाली गई है बूथ के अंदर से। इतना मुझे आपके साथ में शेयर करना है। floor is open for anybody to ask question. AICC में 87 थे, 87 लोगों ने मतदान किया है। मतगणना का व्यू जो हमारे पास में है अभी वो ये है कि सब बैलेट बॉक्स एक एक करके, एक बैलेट, ये पूरी चादर है, इसके अंदर एक बैलेट बॉक्स के मत डाले गए हैं।
फिर उसके ऊपर दूसरा डाला गए तो उसको मिक्स करेंगे, फिर तीसरा डालेंगे तो फिर से मिक्स करेंगे, फिर चौथा डालेंगे तो फिर से मिक्स करेंगे। 36 बार। किसी को कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है, ये सीक्रेट बैलेट है और कोई भी ये पिन पॉइंट नहीं कर सकेगा कि किसने किसको वोट दिया और कौन से स्टेट में से ज़्यादा मिला और कौन से स्टेट में से कम मिला। नाइन 15। मैं आपसे बता रहा हूँ उसके अंदर के 9,600 500 के करीब है और कल डेटा और भी आ जाएगा उसके अंदर। इसमें हुआ क्या कि जो हमारे सेक्रेटरी दूसरे स्टेट से गए तो वो भी उसमें जब वोट डाले तो वो उसके ऊपर आते हैं इसमें, तो विल जस्ट है तो कल बिल्कुल फिगर बिल्कुल साफ हो जाएगी। या नहीं, बिल्कुल आज चुनाव का दिन था तो सब वोट डालने में बिजी थे, तो किसी ने आज कंप्लेंट नहीं की है। हमने उनको कहा जितना टाइम आप अगर जो लेटर लिखने में हमको डालते उतने टाइम आप प्रचार में डालोगे तो वोट ज़्यादा मिलेंगे। ये अपने आप इस इलेक्शन को उस इलेक्शन से कंपेयर मत करिए। यहाँ पर है तो उसमें क्या अपने जो कैनवास लीडर्स है या कैंडिडेट है उनके आदमी बाहर भी कैनवास करते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है उस तरह। इसलिए उसका कोई वो नहीं है, बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते आज ऐसा। मेरा अनुभव तो मैं बुरा थोड़ी बताऊंगा, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरे सभी साथीदारों ने जो जिस मिलके से तो काम किया, इसी की वजह से ये पॉसिबल हो सका है। छोटे से छोटे डीआरओ से लेकर एपीआरओ से लेकर सब लोग तो उसमें जुटे। और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि जैसे कोई उत्सव हो रहा है, इसी तरह पोलिंग बूथ को सजाया भी गया, मंडप भी बांधे गए, चाय पानी के नाश्ते की व्यवस्था भी लोगों ने वहाँ पर की, क्यू भी हुई उसके अंदर है तो उसमें, और बिल्कुल सजा के नंबर के साथ के अंदर बूथ नंबर फलाना, पोलिंग स्टेशन ये वगैरह वो सब लिख के तैयार करके बोर्ड बना के है तो वहाँ पर वो कह गए। सुनो मुझे मैं पूरा कर लेना, वो पूरा कर लेना, अरे मुझे पूरा कर लेने दीजिए उसके ऊपर इसमें से। इसलिए हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरे ख्याल से प्रेस को भी हमने अच्छा अनुभव कराया है, क्योंकि आपने जो चीज़ मांगी हमने सब दी है इंफॉर्मेशन। यस बोलिए अब। सॉरी, वो सुझाव देने हमारे इंटरनल है, वो हम देंगे हम पार्टी को सुझाव। Hang on, please listen. Wait a minute. Sorry. See, it depends. Hang on. May I request my friend on the right side, please? Please listen to others as well. You have already asked the question. Allow others to ask as well. Yeah, wait a minute. I'm coming to you. Wait a minute. On this. It depends on the president and the plenary session of the Congress party. When the plenary meet, if they decide to have an election of the CWC, then there will be elections. But the president has to take a call of the CWC as well as the CEC. But I am not in a position to comment it today. Yeah. Yes. I tell you, I just said, in Bharat Jodo Yatra, there were 50 people who voted. In AICC, 87 people voted. There were 87 here. Total number is 9,915.
and 9,497, which is around 95, 9,500. The people have, I mean, the delegates had voted for, which comes to around 95% and so on. These are provisional data, we'll correct it. 100%. Yeah. वो क्यों पूछ रहे हो यार? I can't hear you, I'm sorry. नहीं, हर जगह पे नहीं हुआ होगा रिकॉर्डिंग, यहाँ पर हमने किया है उस पर, लेकिन हर जगह पे इंफॉर्मेशन सबको सब जगह पे दी गई है. एंड यू आर मच मोर, आई मीन, क्या आप बोले, हमारे से ज़्यादा होशियार आप लोग हो, तो हमेशा कहीं से कैसे ढूंढ लेते हो कुछ ना कुछ चीज़. तो देखो, कांग्रेस प्रेसिडेंट है, उन्होंने आए, सब देखा और अपने हाथ तो मतदान किया. और बाहर आके मेरे ख्याल से किसी ने मुझे बताया, मीडिया को ऐसा गया है, दिस इज द टाइम दैट आई वाज वेटिंग फॉर, सो दैट्स देयर. ओके, किसके? देखो, दो चीजें हैं इसमें. डियर फ्रेंड मिस्टर सहारा, प्लीज, द लेवल प्लेइंग फील्ड का ऐसा, देर आर सम थिंग्स विच अफेक्ट अस, फॉर विच वी रेक्टिफाइड इमीडिएटली. नाउ देर आर सर्टन कंप्लेंट विच वी रिलेटिंग टू द बिहेवियर ऑफ द वोटर. If I like you, I will go in your meeting. If you don't like, I won't go in a meeting. Now, there, the CA has no role. CA can't force you go to X meeting and Y meeting and why do you to both the meeting and so on and so forth. It's up to the unit as well as the individual. PCC president is not just president, he is voters also. So you forget that category, that aspect of it. So, now, what do you think we should do? We are nowhere. That's what I'm saying. It can't be. It can't be. This is a question which is, you can't answer it. In reality, you can't implement it. You can't have a kind of a तो dictation कि नहीं, आपको सबको जाना ही है, आप सबको हाजिरी वहाँ देनी है. ऐसे नहीं होता है ना ऐसे. Only once you have a lot of questions, mostly. 19 तारीख आने दो. 19 तारीख को अभी जिसने अभी जैसे क्वेश्चन पूछा, बैलेट के ऊपर, बैलेट बॉक्स के ऊपर बैलेट बॉक्स, बैलेट के ऊपर दूसरा बैलेट बॉक्स, उसके ऊपर दूसरा, वो सब मिक्स करके जब पूरा हो जाएगा तब हम बता देंगे आपको. आप हमको इतना मत बांधो कि हम आपको 4 बोले, फिर आपने 5 क्यों रखा, फिर छठा टेबल क्यों रखा. लीव इट टू अस. यू आर कंसर्न विद द एंड प्रोडक्ट, वी विल गिव यू द एंड प्रोडक्ट. दैट्स इट.